नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट यानी माप की दुनिया के बारे में। और रुकिए, ये सिर्फ स्केल या वजन करने वाली मशीन की कहानी नहीं है। नहीं, ये असल में एक खोज है, एक ऐसी भाषा को ढूंढने की जिससे हम पूरे ब्रह्मांड को समझ सकें। एक ऐसी यूनिवर्सल भाषा जो फिजिक्स के नियमों पर टिकी हो और जिस पर दुनिया में कोई भी कहीं भी आंख बंद करके भरोसा कर सके। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि मेजरमेंट की ये भाषा बनती कैसे है। फिर हम देखेंगे कि कैसे दुनिया भर के साइंटिस्ट ने मिलकर एसआई सिस्टम तैयार किया। और फिर आएगी कहानी 2019 की उस क्रांति की जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। उसके बाद हम मेजरमेंट की असल दुनिया की मुश्किलों को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन्हीं तरीकों से हम एक छोटे से अणु से लेकर दूर के सितारों तक को कैसे मापते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर हमारे पास नापने के लिए कोई तय नियम ही ना होते तो क्या होता। हर कोई अपनी मर्जी की यूनिट्स इस्तेमाल कर रहा होता। मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट को दोबारा करना तो नामुमकिन हो जाता और साइंस की तरक्की शायद वहीं रुक जाती। इसीलिए हमें एक सिस्टम की जरूरत पड़ी, एक ऐसे ढांचे की जो हमारी इस दुनिया को कायदे से समझा सके। और यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है ना? अगर दिल्ली में 1 मीटर की लंबाई मुंबई के 1 मीटर से जरा सी भी अलग हो तो क्या होगा? सारे एक्सपेरिमेंट, सारी कैलकुलेशन सब गड़बड़ा जाएंगी। हमें एक ऐसा स्टैंडर्ड चाहिए, एक ऐसा पैमाना जो सबके लिए हर जगह बिल्कुल एक जैसा हो। इस मुश्किल को सुलझाने के लिए फिजिक्स एक बहुत ही खूबसूरत तरीका अपनाती है। वो कुछ बुनियादी चीज़ों को चुनती है, जैसे लंबाई, वजन और समय, और इन्हें कहती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं। फिर बाकी सब कुछ जैसे स्पीड या फोर्स, इन्हीं ब्लॉक्स को जोड़ तोड़कर बनाया जाता है। इन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। और इसी समस्या का जो सबसे कारगर हल निकला वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी एसआई सिस्टम। इसे आप साइंटिस्ट्स की ग्लोबल भाषा भी कह सकते हैं। एसआई सिस्टम इतना कामयाब इसलिए है क्योंकि ये 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला है कोहेरेंस, मतलब यूनिट्स को आपस में जोड़ना बहुत आसान है, कोई अजीबोगरीब फॉर्मूले नहीं लगाने पड़ते। दूसरा है रैशनैलिटी, मतलब एक चीज के लिए एक ही यूनिट। एनर्जी चाहे किसी भी तरह की हो, उसे हमेशा जूल्स में ही नापा जाएगा। और तीसरा है मीट्रिसिटी, यानी 10 की पावर का इस्तेमाल, जिससे मीटर को किलोमीटर या मिलीमीटर में बदलना बच्चों का खेल बन जाता है। और ये रही मॉडर्न मेजरमेंट की बुनियाद, 7 बेस यूनिट्स। पहले क्या था कि इनमें से कुछ यूनिट्स किसी असल चीज पर आधारित थीं, जैसे कि मेटल का एक टुकड़ा। पर अब हर एक यूनिट को नेचर के एक फंडामेंटल कांस्टेंट से जोड़ दिया गया है, जैसे मीटर को स्पीड ऑफ लाइट से। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारी परिभाषाएं अब इंसानों की बनाई हुई नहीं हैं, बल्कि वो खुद ब्रह्मांड के नियमों में लिखी हुई हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। और यही बदलाव हमें 2019 की उस कहानी पर ले आता है जब साइंस ने असल में अपनी परिभाषा ही बदल दी। ये सच में एक क्रांति से कम नहीं था। जरा सोचिए इस बात को। 2019 तक 1 किलोग्राम का मतलब क्या है, ये पेरिस के पास एक तिजोरी में रखे प्लैटिनम इरिडियम के एक छोटे से सिलेंडर के वजन से तय होता था। उसे इंटरनेशनल प्रोटोटाइप किलोग्राम या आईपीके कहते थे। मतलब पूरी दुनिया के वजन का स्टैंडर्ड उस एक छोटी सी चीज पे टिका हुआ था। और यहीं पर असली दिक्कत थी। कोई भी फिजिकल चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वक्त के साथ उनमें बहुत छोटे छोटे बदलाव आते हैं, चाहे आप उन्हें कितनी भी हिफाजत से क्यों न रखें। और अगर दुनिया का इकलौता स्टैंडर्ड ही बदल रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी पूरी समझ में ही एक अनिश्चितता बनी हुई है। तो 2019 में साइंटिस्ट ने कुछ कमाल का किया। उन्होंने किलोग्राम को उस मेटल के टुकड़े से आजाद कर दिया। उन्होंने कहा, अब से किलोग्राम का मतलब ये टुकड़ा नहीं, बल्कि नेचर का एक फंडामेंटल कांस्टेंट होगा, जिसे प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। उसे एक फिक्स्ड वैल्यू दे दी गई। अब देखिए इसका मतलब क्या है। अब किलोग्राम कोई ऐसी चीज नहीं है जो पेरिस की तिजोरी में बंद है। नहीं, अब ये एक परिभाषा है, एक रेसिपी की तरह, जिसे इस्तेमाल करके कोई भी कहीं भी किबल बैलेंस जैसी सुपर एक्यूरेट मशीन से ठीक 1 किलोग्राम बना सकता है। यह हमेशा हर जगह परफेक्टली एक जैसा होगा। ये लाइन इस बदलाव की अहमियत को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। हमने अपनी सच्चाई की परिभाषा को एक इंसान की बनाई हुई बदलती हुई चीज से हटाकर ब्रह्मांड के कभी न बदलने वाले नियमों पर आधारित कर दिया है। ये साइंस के लिए एक जबरदस्त छलांग थी। ठीक है,
तो अब हमारे पास एकदम परफेक्ट परिभाषाएं तो हैं, लेकिन अब आते हैं असल दुनिया की मुश्किलों पर। क्योंकि परिभाषाएं भले ही परफेक्ट हों, लेकिन जब हम कुछ नापते हैं तो वो प्रक्रिया कभी भी परफेक्ट नहीं होती। यहाँ 2 शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है, एक्यूरेसी और प्रिसिजन। एक्यूरेसी का मतलब है कि हमारा जवाब सही जवाब के कितना पास है, और प्रिसिजन का मतलब है कि हमारी बार बार की कोशिशें एक दूसरे के कितने पास हैं। हो सकता है कि हमारे सारे डाट्स एक साथ एक कोने में लगें। ये बहुत प्रिसाइज है, पर एक्यूरेट नहीं। साइंस में हमें दोनों की ज़रूरत होती है। और जब भी हम कुछ नापते हैं तो 2 तरह की गलतियां यानी एरर्स हो सकती हैं। पहली है सिस्टमैटिक एरर। ये हमारे इंस्ट्रूमेंट या तरीके में किसी कमी की तरह है, जो हर बार हमारी रीडिंग को एक ही तरफ गलत दिखाती है। दूसरी है रैंडम एरर। ये दुनिया का अनप्रेडिक्टेबल होना है, छोटे मोटे उतार चढ़ाव जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। एक अच्छे एक्सपेरिमेंट का मकसद सिस्टमैटिक एरर्स को खत्म करना और रैंडम एरर्स को कम से कम करना होता है। तो इन गलतियों को हम नापते कैसे हैं? सबसे पहले हम सारी रीडिंग्स का औसत यानी मीन निकालते हैं। फिर हम देखते हैं कि हर एक रीडिंग उस औसत से कितनी दूर है। ये है एब्सोल्यूट एरर। लेकिन सबसे काम की चीज़ होती है रिलेटिव एरर। ये हमें बताती है कि जो गलती हुई है वो असल मेजरमेंट के मुकाबले कितनी बड़ी है। सोचिए, 1 किलोमीटर लंबी सड़क नापने में 1 सेंटीमीटर की गलती शायद ज्यादा मायने न रखे, पर एक छोटी सी कील नापने में 1 सेंटीमीटर की गलती उस मेजरमेंट को ही बेकार कर देगी। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जब हम कई मेजरमेंट्स को इस्तेमाल करके कुछ कैलकुलेट करते हैं, जैसे लंबाई और चौड़ाई को गुणा करके किसी कमरे का एरिया निकालना, तो हर एक नाप में जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं वो सब जुड़कर फाइनल रिजल्ट में जमा हो जाती हैं। इसे कहते हैं एरो प्रोपगेशन, और इसका एक सीधा सा नियम है। जब हम चीज़ों को जोड़ते या घटाते हैं तो उनकी एब्सोल्यूट एरर जुड़ती हैं, जैसे +-1 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम उन्हें गुणा या भाग करते हैं, जैसे एरिया निकालने के लिए, तो उनकी परसेंटेज एरर जुड़ जाती हैं। ये एक ज़रूरी सेफ्टी चेक है। ये पक्का करता है कि हमारा फाइनल जवाब उसमें इस्तेमाल हुई सबसे कम सटीक रीडिंग से ज़्यादा सटीक होने का झूठा दावा न करे। चलिए, अब आखिर में देखते हैं कि इन सब सिद्धांतों का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट्स कैसे उन चीज़ों को नापते हैं जो या तो बहुत ही ज़्यादा छोटी हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा बड़ी और दूर। ये तरीका बहुत ही कमाल का है। किसी मॉलिक्यूल यानी अणुओं का साइज नापने के लिए, जो किसी भी स्केल से नापा नहीं जा सकता, साइंटिस्ट एक आसान सा आइडिया इस्तेमाल करते हैं। वे पानी की सतह पर ओलिक एसिड की एक बूंद फैलाते हैं और ये मान लेते हैं कि ये फिल्म सिर्फ एक अणु जितनी मोटी है। फिर वो बस उस फिल्म के वॉल्यूम को उसके एरिया से डिवाइड कर देते हैं, और जो जवाब आता है वही उस अणु की मोटाई का एक अंदाज़ा होता है। सच में बहुत ही सरल और जीनियस तरीका। और अब स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर चलते हैं। यहाँ हमारे पास है स्टेलर पैरेलैक्स। ये वो बुनियादी तकनीक है जिससे हम कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर यानी ब्रह्मांड की दूरियां नापने की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। ये तकनीक भी बहुत शानदार है। एस्ट्रोनॉमर्स हमारी पृथ्वी के पूरे ऑर्बिट को एक बहुत बड़ी नापने वाली टेप की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो आज किसी तारे की फोटो लेते हैं और फिर ठीक 6 महीने बाद एक और फोटो लेते हैं, जब पृथ्वी सूरज के दूसरी तरफ होती है। पीछे के तारों के मुकाबले उस तारे की पोजीशन में जो हल्का सा शिफ्ट आता है, उसी को पैरेलैक्स कहते हैं। और सिंपल ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके वो उस तारे की दूरी का पता लगा लेते हैं। पार्सेक यूनिट, जो एस्ट्रोनॉमी में दूरी के लिए इस्तेमाल होती है, वो भी यहीं से आई है। तो हम अपनी इस चर्चा के आखिर में आ गए हैं। हमने अपनी परिभाषाओं को इंसानी चीजों से हटाकर नेचर के परफेक्ट, कभी ना बदलने वाले नियमों पर आधारित कर दिया है। पर ये एक आखिरी सवाल छोड़ जाता है। मेजरमेंट की इस दुनिया में जहां हमेशा थोड़ी बहुत अनिश्चितता रहेगी, क्या हम कभी भी सच में कोई परफेक्ट मेजरमेंट ले सकते हैं? शायद परफेक्ट होना मंजिल है ही नहीं। शायद असली मजा तो उस मंजिल तक पहुंचने की इस कभी ना खत्म होने वाली दिलचस्प कोशिश में ही है। देखने के लिए धन्यवाद।